प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आज से आपका स्वागत है। आपको पता ही है, हम अपने हिंदी व्याकरण की पुनरावृत्ति करने वाले हैं। और आज हम अपना पहला पाठ भाषा, व्याकरण और लिपि की परिभाषाओं को जानेंगे और कुछ अभ्यास प्रश्न भी करेंगे। तो आज हमारी पुनरावृत्ति है पहले पाठ की और हम शुरुआत करेंगे भाषा से। भाषा क्या होता है? तो भाषा हम कहेंगे विचारों के आदान प्रदान का साधन होता है और हम इसके दो रूप को जानते हैं। मुख्यतः इसके दो रूप होते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं हम भाषा की परिभाषा से और ये हमारा पाठ है पहला। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले है भाषा, व्याकरण, और लिपि और लिपि। तो पहला है हमारा, हम कहेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। अगर हम कहें तो हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं या फिर सुनकर हम दूसरों के विचार समझते हैं। तो केवल बोलना और सुनना ही नहीं, लिख करके भी हम अपने विचार पहुंचाते हैं। और भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। तीसरा है सांकेतिक भाषा। आपको ये भी मिलेगा कि एक तो हो गया मौखिक भाषा, जो बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना। दूसरा है लिखित भाषा, लिख करके अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना। तीसरा भी रूप होता है भाषा को, सांकेतिक भाषा होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं। हम 1% से भी दिन में इसका प्रयोग कम करते हैं। जैसे किसी को बुलाने के लिए हाथ से इशारा से हम कहते हैं आओ, बैठने के लिए हम कहते हैं। ये सब सांकेतिक भाषा के अंतर्गत होता है और इसका प्रयोग काफ़ी कम होता है। इसीलिए हम भाषा के दो रूप ही मुख्य मानते हैं, मौखिक और लिखित। तो आज हम पहले परिभाषा लिखते हैं। भाषा भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन। भाषा के बारे में अगर हम कहें तो अगर संक्षेप में उसको बताना हो तो हम कहेंगे भाषा जो है वह विचारों के आदान प्रदान, शब्द है आदान और प्रदान का साधन है। पूर्ण विराम। आदान प्रदान जैसे अपने विचार दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे के विचार ग्रहण करना। अब इसके दो रूप हैं। बोल करके हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या फिर लिखित रूप में भी पहुंचा सकते हैं। जैसे पत्र के माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो मौखिक और लिखित। जैसे समाचार पत्र है, ये क्या है? समाचार ये भाषा का लिखित रूप होता है। पत्र जो है वो भाषा का लिखित रूप होता है। जो पाठ्य पुस्तक या हमारी ये व्याकरण की पुस्तक भी जो है वो भाषा का लिखित रूप। तो भाषा के मुख्यतः दो ही रूप हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं तो मुख्यतः दो ही रूप हैं। मैंने सांकेतिक के बारे में बताया आपको। सांकेतिक भाषा का प्रयोग बहुत कम होता है, तो इसीलिए उसे मुख्य रूप में नहीं माना जाता। सांकेतिक भाषा भी भाषा होती है, लेकिन वह मुख्य रूप भाषा के दो ही हैं, मौखिक और लिखित। तो इसे याद रखिएगा।
भाषा के मुख्य मुख्य दो रूप होते हैं, दो रूप हैं। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। तो भाषा के मुख्य दो रूप हैं, मौखिक भाषा हो गया, दूसरा है लिखित भाषा। अब आ जाते हैं भारत की भाषाएं। तो भाषाएं क्या होती हैं? भाषाओं का अपना व्याकरण होता है, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है और वह भाषा की एक रूपता बनाए रखता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो व्याकरण है किसी भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है। अगर हम उससे भटकते हैं तो व्याकरण हमें बताता है कि यह गलती है, भाषा का शुद्ध रूप तो ये है। तो भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे आपको पता है पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़, बंगाल में बांग्ला या बंगाली भाषा बोली जाती है। तो हमने भाषाओं के ये पता होना चाहिए। अब आ जाता है व्याकरण। भाषाओं के बारे में हमने देखा। अब व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है। तो व्याकरण का और क्या काम है? ये न केवल वर्तनी संबंधित स्पेलिंग की गलती बताती, बल्कि वाक्य रचना की जो गलती होती है वह भी बताती है। वर्णों के बारे में भी बताया जाता है। तो व्याकरण के हम कहेंगे 3 भाग होते हैं, मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहले वर्ण विचार, जो वर्णों के बारे में बताता है। वर्ण आपको पता ही है, वर्ण मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण 2 प्रकार के आपको पता भी है, स्वर और व्यंजन। स्वर बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, व्यंजन हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। तो वर्ण जो होते हैं वो शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्द क्या होता है? वर्णों का सही क्रम जो कोई अर्थ देता है वह शब्द कहलाता है। तो वर्ण विचार हो गया, शब्द विचार, और शब्द वाक्यों को बनाते हैं और वाक्यों से ही हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो व्याकरण के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे व्याकरण की परिभाषा से। तो भाषा के बाद हम व्याकरण पे आ जाते हैं। हमारा व्याकरण शुरुआत करते हैं परिभाषा से। व्याकरण वह शास्त्र है वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा का किसी भाषा को शुद्ध रूप में
को शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सीखा। बोलना और लिखना सिखाता है। पूर्ण विराम। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा का जो हमें किसी भाषा का शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है। तो हर भाषा का इसका हमें एक और चीज पता चला कि हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। ये नहीं कि सभी भाषा का एक ही व्याकरण होता है, ऐसी बात नहीं। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है और यह व्याकरण हमें शुद्ध बोलना और लिखना दोनों ही सिखाता है। अब चलते हैं व्याकरण के भाग। व्याकरण के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो शुरुआत करते हैं। व्याकरण के 3 भाग होते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है। कुछ बच्चे केवल परिभाषा तक ही सीमित रह जाते हैं, नहीं, हमें भाग भी पूछा जा सकता है। व्याकरण के 3 भाग होते हैं: पूर्ण विराम। पहला है शब्द विचार, और ये पहला वर्ण विचार। वर्णों से ही शब्द बनते हैं। दूसरा है शब्द विचार, वर्ण शब्द बनाते हैं। तीसरा है वाक्य विचार, शब्द वाक्य बनाते हैं। वाक्य विचार तो ये थे हमारे व्याकरण के भाग। अब ये है, जैसे कि हम कहेंगे, वर्तनी की जो अशुद्धि होती है व्याकरण से हम सुधार सकते हैं। उसके बाद वाक्य रचना की जो वर्तनी होती है वह भी हम व्याकरण की मदद से सुधार सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए, व्याकरण ही हमें भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं व्याकरण ही भाषा का एक रूपता बनाए रखता है। एक रूपता मतलब उसका शुद्ध रूप बनाए रखता है। अगर व्याकरण नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता कि यह शब्द का उच्चारण कैसा होगा, ये शब्द में वर्तनी की अशुद्धि है, वाक्य रचना में कौन सी गलती है। ये सारी बातें हमें व्याकरण से ही पता चल रही। तो व्याकरण किसी भाषा का बहुत ही ज़रूरी भाग होता है। उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में अंतर, जैसे बोली है उनका अपना व्याकरण नहीं होता। जैसे भोजपुरी का उदाहरण लेते हैं। भोजपुरी बहुत बड़ी भूभाग पे बोली जाती, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िले और पश्चिमी बिहार के जो ज़िले होते हैं वहाँ पे भोजपुरी भाषा बोली जाती है। और इनके बोलने वालों की संख्या लगभग 17-18 करोड़ लोग। लेकिन यह बोली है, इसका अपना व्याकरण नहीं है, इसलिए इसे भोजपुरी भाषा को भाषा का दर्जा नहीं दिया। भोजपुरी बोली को भाषा का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि कुछ समय के बाद हम देखेंगे कुछ दूरी पर इसमें बदलाव आता जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें बदलाव आ जाता है
और भाषा की एक रूपता बनी नहीं रहती। तो इस कारण से भोजपुरी को बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन वह भाषा नहीं है, वह है बोली। तो भोजपुरी एक भाषा ना होकर एक बोली है। केवल बोलने वालों की संख्या किसी भाषा का दर्जा नहीं दिलाता। जैसे पंजाबी भाषा, इसको लगभग 1 करोड़ लोग बोलते हैं, लेकिन ये एक भाषा है, इसका अपना व्याकरण है और पंजाबी भाषा कहलाती है। भोजपुरी बोलने वालों की संख्या 17-18 करोड़ लोग हैं, लेकिन फिर भी उसका व्याकरण ना होने के कारण उसे भाषा का दर्जा नहीं मिला है और वह बोली कहलाती है। और इसका स्वरूप भी अलग अलग जिलों में जाएंगे आप, प्रयागराज जाएंगे, गाजीपुर जाएंगे, आजमगढ़ जाएंगे और बिहार के पटना में जाएंगे, वहाँ के कुछ जिलों में जाएंगे, तो आपको उसमें अंतर का आभास होगा कि उनकी भोजपुरी हमारी भोजपुरी से अलग कैसे है। लेकिन भाषा में ऐसी बात नहीं। हिंदी की बात करें, हिंदी चाहे उत्तर प्रदेश में बोली जाए, चाहे केरल में बोली जाए, उसकी एक रूपता होती है। हिंदी चाहे गुजरात में बोली जाए, चाहे यूरोप के किसी एक देश में बोली जाए, उसकी एक रूपता बनी रहती है। ये कैसे हुआ? ये व्याकरण के द्वारा हुआ। तो व्याकरण भाषा का एक अटूट अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। तो ये था हमारा व्याकरण के बारे में, हमने आपको बताया। एक बार फिर से परिभाषा से शुरुआत करते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है। शास्त्र मतलब वह पुस्तक है, वह ग्रंथ है। व्याकरण वह, शस्त्र क्या होता है? हथियार को शस्त्र कहा जाता है। और शास्त्र किसे कहा जाता है? एक पुस्तक को। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा का शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है। न केवल लिखना बल्कि बोलना भी व्याकरण का ही भाग है, और वह हमें भाषा को शुद्ध ज्ञान कराता है, शुद्ध रूप में बोलना और शुद्ध रूप में लिखना सिखाता है। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो अब हम आगे चलते हैं। व्याकरण के कुछ जो अशुद्ध और शुद्धि का जो है, हम उसको भी देख लेते हैं। जब हमने व्याकरण किया है तो व्याकरण कैसे किसी भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, ये भी बता देना बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें मैं ये बताता हूँ कैसे शुद्ध और अशुद्ध की पहचान व्याकरण द्वारा होती है। पहले मैं लिखूंगा अशुद्ध, अशुद्ध, और फिर लिखूंगा शुद्ध। तो हमें शुद्ध और अशुद्ध का जो फर्क है या हमारा ज्ञान कैसे होता है व्याकरण के द्वारा, इसका मैं बताता हूं। जैसे कि मेरे को गेंद दो, मेरे को गेंद दो, एक वाक्य है, यह अशुद्ध है। हमारी परीक्षा मार्च में है, मार्च में होगी, पूर्ण विराम। जैसे इन 2 वाक्यों को लिया जाए, मेरे को गेंद दो, ये वाक्य अशुद्ध है। मेरे को गेंद दो, इसमें वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि मेरे को जो है वह हिंदी में ऐसा कोई सर्वनाम नहीं होता। मुझे गेंद दो, ये सही वाक्य है। ये हमें व्याकरण से पता चला। सर्वनाम में मेरे को
और हम आम तौर पे ऐसे ही भाषा का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा बोलचाल में कहते हैं मेरे को पुस्तक दो, और बोलने वाला भी नहीं सुधारता, क्योंकि बात समझ आ गई है क्या बोलने वाला क्या मांग रहा है, क्या कह रहा है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से वही गलत है। मेरे को गेंद दो, बच्चे खेल रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, दूसरा बच्चा गेंद मांगता है, मेरे को गेंद दो, गेंद देने वाला उसको गेंद दे देता है। उसको लगता है उसमें, क्योंकि इसमें समझ आने की बात सबको पता है कि वह गेंद मांग रहा है। तो इसमें एक तरह से हमारी आदत धीरे धीरे बनती जाती है, हम मेरे को सही मानने लगते हैं, जबकि हिंदी में मेरे को ऐसा कोई सर्वनाम नहीं होता, मुझे होता है, मुझे गेंद दो। तो वाक्य ये हमें कैसे पता चला? ये हमें व्याकरण ने हमें शुद्ध कराया, हमें शुद्ध रूप का ज्ञान कराया। वाक्य रचना में गलती, ये बात किसने बताई हमें? व्याकरण ने बताया। तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का में बोलना और लिखना सिखाता है। तो इसको हम सही करके लिख देते हैं, मेरे को गेंद दो गलत है, यह गलत वाक्य है, इसका सही है मुझे गेंद दो, ये शुद्ध वाक्य। तो यह वाक्य शुद्ध है। हमारी परीक्षा मार्च में होगी, हमारी परीक्षा मार्च में होगी, इसमें गलती क्या है? इसमें वर्तनी संबंधित गलती। जैसे इसमें क्या था? सर्वनाम संबंधित गलती थी, इसमें वर्तनी संबंधित गलती, ये गलत है। परीक्षा में र में बड़ी ई की मात्रा होती, तो ये गलती है। इसका शुद्ध रूप में लिख देता हूं, हमारी परीक्षा, अरे हमारी परीक्षा, और में अरे र में बड़ी ई की मात्रा होती है, और शा, परीक्षा मार्च में होगी, मार्च में होगी, पूर्ण विराम। ये सही वाक्य है, दोनों वाक्य यहाँ के सही है। परीक्षा में हम कहेंगे वर्तनी संबंधित, स्पेलिंग मिस्टेक। परीक्षा में क्या है? इसकी वर्तनी संबंधित गलती। वर्तनी इंग्लिश में हम लोग स्पेलिंग बोलते हैं, स्पेलिंग की गलती थी जो हमने सुधारी। तो ये सब व्याकरण से होती है। इससे क्या है? भाषा की एक रूपता बनती है। सब जगह हम अपने भाषा की व्याकरण जो गलतियां हैं या अशुद्धियां कहेंगे, अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। अब है ये तो हो गया लिखने की, अब बोलना। जैसे एक उदाहरण है, जैसे उच्चारण है, राष्ट्र भाषा। अब इसके उच्चारण में जरा ध्यान देना, राष्ट्र भाषा। राष्ट्र, बहुत से लोग बोलते हैं राष्ट्र, राष्ट्र, र नहीं बोलते हैं, राष्ट्र, ट में र है। राष्ट्र भाषा बोलते हैं, राष्ट्र भाषा बच्चे भी बहुत बोलते हैं राष्ट्र भाषा। अरे राष्ट्र भाषा होता है, ट में र भी है। तो ये व्याकरण संबंधित, हम कहेंगे उच्चारण की गलती थी। तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रभाषा गलत है, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। तो ये भी हम कहेंगे हमने व्याकरण की मदद से सही उच्चारण सीखा। ट में र लगा हुआ है, तो राष्ट्रभाषा, नहीं तो बच्चे राष्ट्रभाषा बोलते हैं, राष्ट्रभाषा। ट का उच्चारण बिल्कुल नहीं करते। तो ये अशुद्धि थी, वो हम कहेंगे उच्चारण की अशुद्धि थी। तो व्याकरण न हमें केवल उच्चारण का सिखाता है, बल्कि वर्तनी और वाक्य रचना संबंधित जो अशुद्धियां होती हैं उसके बारे में भी बताता है। तो ये था हमारा
व्याकरण, व्याकरण के बारे में हमने जाना। अब हम चलते हैं अगला है हमारा लिपि, या फिर अगर इनके बारे में अगर पूछा जाए वर्ण विचार क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि व्याकरण के तो 3 भाग होते हैं। मैंने लिख के आपको बताया था, व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इनकी अशुद्धि के बारे में भी मैंने आपको ज्ञान करा दिया। तो आज हम सीखते हैं वर्ण विचार जो है। तो इसमें व्याकरण के इस भाग में वर्णों, उनके उच्चारण स्थान, उनके भेदों के संबंध में विचार किया जाता है। तो ये व्याकरण का यह भाग जिसे हम वर्ण विचार बोलते हैं, उसमें क्या क्या आता है? उसमें वर्णों के बारे में बोला। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, स्वर, व्यंजन। उनके उच्चारण स्थान, उनका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, शुद्ध उच्चारण, उनके भेद के संबंध, उनके भेदों के संबंध। और अब भेद के संबंध क्या हो गया? जैसे वर्ण के भेद हो गए, स्वर और व्यंजन, इनके संबंध, स्वर अकेले बोले जा सकते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जा सकते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। इस प्रकार के संबंध में विचार किया जाता है, मतलब हमें ज्ञान होता है। अब दूसरा है हमारा शब्द विचार। व्याकरण का यह भाग शब्द विचार है। इसमें हम शब्दों के भेद, उनके शुद्ध रूप, रचना तथा ज्ञान कराया जाता है। शब्द के बारे में बताया जाता है कि शब्द की परिभाषा ही क्या है। अगर वह वर्णों का वह समूह जो हमें कोई सार्थक अर्थ बताता है या कोई अर्थ बताता है, उसे हम शब्द कहते हैं। तो इसमें शब्दों के भी भेद होते हैं, उनके शुद्ध रूप, उनके रचना का ज्ञान, मूल शब्द से बनने वाले शब्द, ये सब रचना पर आधारित जो होते हैं, ज्ञान हमें शब्द विचार, व्याकरण के शब्द विचार से ही प्राप्त होता है। अगला है वाक्य विचार। व्याकरण के इस भाग में वाक्य के भेद, वाक्य का शुद्ध रूप के विषय में बताया जाता है। तो जैसे शुद्ध रूप होता है लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार क्रिया में बदलाव आता है। तो ये सब वाक्य विचार के अंतर्गत ही आता है। तो भाषा को अच्छी तरह से समझने के लिए व्याकरण के इन तीनों भागों का ज्ञान आवश्यक है। अगर हम किसी भाषा के बारे में ज्ञान चाहते हैं, अच्छा ज्ञान चाहते हैं, तो हमें तीनों व्याकरण के तीनों भाग हमारी मदद करते हैं और तभी हम किसी भाषा को सीख सकते हैं। तो हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है और वह हमें उस भाषा का शुद्ध रूप कराता है। जैसे कुछ उदाहरण के तौर पे, जैसे कि हम कहेंगे संज्ञा के लिंग के अनुसार क्रिया बदल जाती है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में ऐसा नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ लड़की जाती है, क्रिया है जाती है, लड़का जाता है, लेकिन अंग्रेजी में यह नहीं होता, बांग्ला भाषा में भी ये नहीं होता। जो क्रिया में बदलाव लिंग के अनुसार नहीं होता। तो ये सारी हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। तो जो अगर हम कहेंगे अगर हमें शुद्ध व्याकरण नहीं पता है तो हम उस भाषा के साथ हम अशुद्धि हो जाएगी, हमसे गलतियां हो जाएंगी। तो ये था हमारा। तो आज हमने क्या पढ़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, आज हमने अपना जो पहला पाठ पुनरावृत्ति में हमने क्या पढ़ा, हमने भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा और इसमें परिभाषाएं, भाषा के भेद, व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के भेद, ये हमें आने चाहिए। कल हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में, कल हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका गृह कार्य है
सभी परिभाषाओं को लिख करके याद करो। कल हम आपको लिपि के बारे में पढ़ाएंगे तथा कुछ अभ्यास प्रश्न भी करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष हम कल करते हैं।